हमारे देश के लिए अगर हमें डिसेबल क्या, हमें अपनी जान पे भी खेलना पड़े तो हम तैयार रहते हैं। क्यों ना एक ज़िंदगी में आए हो तो एक देश के लिए थोड़ा कुछ करके जाइए। जिस भी फील्ड में रहो, मैं नहीं बोलता डिफेंस में, जिस भी फील्ड में रहो, अपना देश सबसे पहले, उसके बाद बाकी चीज़ें। जय हिंद। मैं सुजाता फिर एक बार हाजिर हूँ, आप सबको इस प्रोग्राम में आमंत्रित करती हूँ, जज्बा जिसका नाम है। और इस जज्बा में हम आपको मिलाते हैं बहुत सारे जो स्पेशल सोल्जर्स हैं, जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ अपना योगदान दिया है और बहुत कुछ वो कर रहे हैं। और ऐसे एक बहुत जाबाज सोल्जर हमारे यहाँ आए हैं, जिनका नाम है हवलदार पवन कुमार सिंह। आज आपके बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे, आपकी कहानी हम सुनना चाहेंगे। जी मैम, मैं पवन कुमार हरियाणा से रहने वाला हूँ और फिलहाल मैं पुणे में रह रहा हूँ। जी, मेरा सफ़र मैम हरियाणा से स्टार्ट होता है। बेसिक पढ़ाई वहाँ पे हुआ। मेरे पिताजी आर्मी में थे, आर्टिलरी तोपखाना नासिक रोड से रिटायर हुए वो। तो वहीं से ही हमारी एक पीढ़ी था, नेक्स्ट पीढ़ी में हम आए। हमने नासिक से स्टार्ट किया, मैम आर्मी ज्वाइन करा। एक बार नहीं हुआ, दूसरी बार नहीं हुआ, थर्ड राउंड में हमने क्लियर किया। उसके बाद हम आर्मी एयर डिफेंस में पहला पोस्टिंग ग्वालियर गए। ज्वाइनिंग मेरा 1991 दिसंबर का है। तो हमारे को जम्मू एंड कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट डोडा में पहला हमारा यूनिट गया था, एडी का। हमारा बेसिक रोल एयर डिफेंस से रहता है, पर हम इन्फेंट्री रोल पे पहली बार हम डोडा में गए थे। वहाँ पे हमने काउंटर इंसर्जेंसी किया। उसी ड्यूरेशन में ये 1998 में गए थे हम। वहीं से एक ये कारगिल का शुरुआत हो गया था और 1999 में कारगिल युद्ध शुरू हो गया था। तो वहाँ से फिर हमारी यूनिट को मौका मिला वहाँ पे ऑपरेशन विजय में आने का। फिर मेरा इंडिविजुअल पोस्टिंग हो गया राष्ट्र राइफल 2003 में। जी। वहाँ पे काफ़ी ऑपरेशंस इन्फेंट्री के साथ किए हमने। तो एक छोटा सा एक केस स्टडी है मेरा, मैं वो आपको सुनाना चाहता हूँ। जी। वहीं से मेरा एक ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट हुआ था। वहाँ पे 2003 जून में गया था मैं पोस्टिंग, जम्मू और कश्मीर। वहाँ पर जब मैं वहाँ पोस्टिंग गया तो पुंछ डिस्ट्रिक्ट में मेरा पहला पोस्टिंग हुआ। हमारा बेस नीचे था और हमारी यूनिट्स की जो भी कंपनीज थी वो जहाँ जहाँ लोकेशंस थे वहाँ पे पोस्टेड था। तो वहाँ पे एक ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन सर्वनाश। वो ऑपरेशन का मैं थोड़ा सा छोटा सा एक हिस्सा रहा था। मेरी एक टीम था, मैं वो टोली का लीडर था एज ए हवलदार एनसीओ। वहाँ पर एक पीर पंजाल का रिज है, एक पहाड़ी है, वो स्टार्ट होता है कारगिल से लेकर के और पाकिस्तान को जाता है वो पुंछ होते हुए। वहाँ पे हमारा एक ऑपरेशन चला था सर्वनाश। उसी दौरान ऑपरेशन ख़त्म होने के आसपास था तो एक रिज से हमारा रात को पेट्रोलियम जा रहा था, वहाँ मेरा लैंड स्लाइडिंग हो गया और मैं डिसेबल हो गया। मैं वहाँ पे मेरे पैर में चोट लग गया और मेरा घुटना वहाँ से टूट गया। एज ए टीम लीडर होने के नाते मैं वहाँ रुक भी नहीं सकता था और मुझे उठाने के लिए 2 या 3 आदमी चाहिए। तो मैं वो नहीं चाहता था कि मैं दूसरा मुझे कोई उठा के ले जाए। मैंने कैसे भी करके फील्ड पट्टी बांध करके और तकरीबन 2 दिन का सफ़र हमने किया था वहीं से। 2 दिन के बाद हम फिर बेस में आए। वहाँ से फिर मैं डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बोला अभी आप नहीं चल सकते, ये प्रॉब्लम्स हो गया, आपका मसल्स वगैरह सब ब्रोकन हो गया, आपको यहाँ से रेफ़र किया जाएगा चंडीगढ़ या पुणे हॉस्पिटल खड़की। एमएच खड़की में मुझे वहाँ से रेफ़र करा। यहाँ पर आया मैं, यहाँ पे मेरा ऑपरेटेड हुआ मैम। तकरीबन मुझे 1 साल लग गया
1 साल के बाद मेरा ऑपरेशन हुआ तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि शायद आप नहीं चल पाओगे अभी, मीन्स एक पैर पे ही आपको चलना पड़ेगा या व्हील चेयर पे चलना पड़ेगा। ऐसा मैं तकरीबन 6 महीने तक चला व्हील चेयर पे भी। लेकिन मुझे क्या था, व्हील चेयर पे बैठना, मतलब मुझे उस टाइम यंग था मैं, तो व्हील चेयर पे चलना अपने को एक्सेप्ट ही नहीं था, मंजूरी नहीं था बिल्कुल कि व्हील चेयर पे हम चले। फिर यहाँ देखते थे ये QMTI का इलाका, ये लोग रहते हैं वहाँ एडमिट, तो इनको व्हील चेयर पे हम देखते थे। रेंज हिल इलाके में बहुत लोग व्हील चेयर पे रहते हैं, तो हमने सोचा, मुझे ऐसा फील हुआ कि कहीं ऐसा मेरे साथ ना हो जाए कि मैं व्हील चेयर पे ही रह जाऊँ। फिर डॉक्टर साहब थे, कर्नल साहब, उन्होंने बोला आप फिजियोथेरेपी करिए। ऑपरेटेड हुआ, मेरा ऑपरेशन हुआ, सक्सेस ऑपरेशन हो गया। और 6 महीने के बाद मैं वॉकिंग से मेरे यूनिट में गया वापस, 6 महीने के बाद। फिर क्या हुआ मैम, वही ड्यूरेशन में हम लोग यहाँ पीस में थे, तो हमें पता लगा कि QMTI में एक कोर्स चल रहे हैं डिसेबल सोल्जर के लिए। डिसेबल हो गए मैम, 6 महीने का फिर एक मौका मिला हमारे को, मिलता है 6 महीने के बाद वापस हम डिसेबल कैटेगरीज में हो जाते हैं, टेम्परेरी रहते हैं। फिर वापस गया तो डॉक्टर ने बोला नहीं, आप सेफ नहीं हो सकते, आप डिसेबल ही रहोगे अभी। पर फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारा मैम, कोशिश करता रहा। फिर उसके बाद QMTI का हमारे को एक ऑप्शन दिखा, हमारे कर्नल साहब थे CEO, उन्होंने बोला ठीक है, आप कर्नल गुप्ता हुआ करते थे यहाँ के डायरेक्टर, उनसे बातचीत करके हम लोगों ने यहाँ पे 2010 में DISM एक नया कोर्स ओपन हुआ था यहाँ पर, मैनेजमेंट टाइप है, MBA का, उसमें एडमिशन लिया मैम। जी, यहाँ तक का आपका सफ़र बहुत ही अच्छा रहा। तो श्रोता, आपने सुना कि किस तरह से उन्हें चोट लगी और वो यहाँ तक सफ़र कर पाए हैं, और आगे हम उनसे जानेंगे कि उनका अतीत कैसा था, उनका बचपन कैसा गुजरा, और घर में क्या कौन कौन है, क्या माहौल था घर में। आपके बचपन की कुछ यादें आप हमसे साझा करें। एक्चुअली मैम, हम एक रूरल ग्रामीण इलाके के रहने वाले हैं, तो हमें, हमारे फादर साहब भी आर्मी में थे। हमारे नॉर्थ इंडिया में, हरियाणा में खासकर लोग एक ही ऑप्शन दिखता है कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। तो हमारे को जुनून था मैम कि किसी भी हालात में हमें आर्मी में जाना है। उस टाइम कोई कोचिंग सेंटर नहीं हुआ करते थे, कोई गाइडलाइन नहीं हुआ करते थे। एक ही गाइडलाइन था कि सुबह दौड़ना है, फिजिकली फिट करना है, बस यही होता था आर्मी में। तो बचपन से ही, इवन 5th क्लास में हमें जब समझ हो गया था, तभी हमने सोच लिया था कि फादर साहब जैसे आर्मी में है वैसे हमें आर्मी में जाना है। तो पहला एक्चुअली हमारे को हमारे फादर साहब से ही लगा हुआ कि हमारे पिताजी आर्मी में हैं, तो हमें भी आर्मी में जाए। 10वीं तक पढ़ाई किया मैम। पहला भर्ती नासिक में देखा, नहीं हो पाया, दूसरे में भी नहीं हुआ, थर्ड में, तीसरी बार में ऑल क्लियर करके मैम नासिक में ज्वाइनिंग हुआ हमारा। तो ऐसा रहा बचपन में। बाकी उस टाइम सीमित साधन हुआ करते थे, कोई साधन नहीं था कि ऐसा कुछ ऑप्शन हो, या तो फिर खेती करो, कृषि में जाओ, या फिर डिफेंस था, तो हमने डिफेंस को चूज किया। वो आपको प्रेरणा भी थी घर से पापा की कि आप आर्मी ज्वाइन करें। जी। तो अब हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपका लक्ष्य क्या है अब आगे, किस तरह से आप सोचते हैं ज़िंदगी को, जैसे आपने ये आगे सब कुछ यहाँ तक का सफ़र किया, पर आगे आपका लक्ष्य क्या है और क्या करना है आपको आगे, कुछ सोचा है आपने? एक्चुअली मैम, एक टाइम होता है, एक सोल्जर 15 ईयर के लिए, चलो ठीक है, पेंशन हो गया, बस हो गया, बच्चे हो गए, पढ़ाई हो गया, ये एक लक्ष्य रहता। पर जब से हम QMTI से जुड़े, ये संस्था से जुड़े, तो हमें क्या एक प्रेरणा मिली, चल ठीक है, हम सेटल हुए, हम कैसे भी करके सेटल हुए, लेकिन हमें QMTI ने बहुत एक रास्ते दिखाए। यहाँ पे अभी मैं जो जॉब कर रहा हूँ या जो कर रहे हैं, एक MBA स्टूडेंट जो MBA पास आउट है उसके बराबर है हम, एक HR मैनेजर के बराबर है हमारे। दूसरा, आगे लक्ष्य हमारा क्या है मैम, अभी मैं QMTI से अभी भी जुड़ा रहता हूँ, कोई भी प्रोग्राम होता है मैं पहले आता हूँ। हमारे को देख करके जो भी डिफेंस के जो भी डिसेबल सोल्जर हैं, तो हम चाहते हैं, मैं खासकर मैं हमेशा आगे रहता हूँ
कि वो भी हमारी तरफ ऐसे नहीं हार मानना चाहिए, चलो कुछ नहीं हो गया, पेंशन मिल रही है, अभी डिसेबल हो गए, कुछ नहीं होगा। लेकिन हम उसके लिए, उनके लिए रहते हैं, चलो प्रेरणा देते हैं। तो ये आपका आगे ये लक्ष्य है कि लक्ष्य है उनको हमेशा प्रेरणा देंगे। आने वाले और 10 साल या 20 साल जब तक रहेंगे यहाँ पे, जरूर QMTI से रहेंगे, सोल्जर से जुड़े रहेंगे। जी। जब जब ये बुलाएंगे हम आएंगे। जो आने वाले जो युवा हैं हमारे, जो आपके प्रोग्राम को सुन रहे हैं, सो उनको आप क्या कहेंगे कि वो किस तरह से आर्मी में आने के लिए तैयारी करें, क्या कुछ करें वो अपने जीवन में, ताकि वो आर्मी में एक अच्छे सोल्जर बन सके? इसके लिए आप उन्हें थोड़ा सा गाइडेंस देंगे तो? जी मैम। जी। हमारे देश में मैम अभी एक नया प्रपोजल दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, एक अग्निवीर करके आया मैम, जी। सुना होगा शायद। जी जी। तो उसमें एक बहुत ही अच्छा प्रपोजल है ये मेरी दृष्टि से। हमारे देश के ज़्यादा से ज़्यादा जो भी नागरिक हैं, नए युवा हैं, वो एक सोल्जर बने, तो आर्मी में आने से 4 साल के अंदर वो इतने मतलब डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे कि वो अगर समाज में भी रहेंगे या जिस भी संस्था में रहेंगे वो डिसिप्लिन में रहेंगे। गांव में रहें, शहर में रहें, किसी संस्था से जुड़े, एजुकेशन संस्था से जुड़े, तो बाकी लोगों से वो लोग अलग रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। जी। पर वो तैयारी कैसे करें? तैयारी के लिए मैम आजकल तो बहुत इंस्टीट्यूट हैं, गाइडलाइंस हैं, उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। पर्सनली भी रिटायर्ड फौजी हैं, BRO है, ZRO होते हैं हमारे। जगह जगह पे डिफेंस ने ऐसे इंस्टीट्यूट खोल के रखे हैं जहाँ पे आप संपर्क कर सकते हो, फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, अपने सोल्जर बोर्ड जा सकते हो, या जो भी रिटायर्ड पर्सन हैं उनसे गाइडलाइंस ले सकते हो। हमारे सेंटर्स हैं, नासिक रोड हो गया, नगर में है, अलग अलग सेंटर्स हैं, वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। फिटनेस के लिए वो क्या फिटनेस के लिए एक्चुअली मैम ये तो अपने को बेसिक से स्टार्ट करना ही पड़ेगा। आपका फिजिकल फिटनेस सबसे इम्पोर्टेंट है, वो आपको 8th स्टैंडर्ड से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। इसमें क्या रहता है, रनिंग रहती है, 1.6 km होते किलोमीटर है, वो आपको करना है, उसका टाइम रहता है। तो आपको फिजिकली पहले स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, जो भी रूल्स हैं वहाँ के, जो भी उनके गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। वो स्टैंडर्ड पार करके आप डिफेंस में जा सकते हैं जी। OR में जा सकते हैं, ऑफिसर्स में NDA के थ्रू जा सकते हैं, डायरेक्ट अफसर के लिए जा सकते हैं, के लिए ऑप्शन है। अगर आप सोल्जर के लिए जाना चाहते हैं, OR अदर रैंक्स बोलते हैं उसको, उसके लिए आपको 10th स्टैंडर्ड की पढ़ाई चाहिए। उसमें भी अलग अलग है, GDs में 10th है, कलरक में टेक्निकल में जाना है तो 12th है। ये हो गया सोल्जर्स के लिए, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी तीनों में जा सकते हैं। उसके बाद ऑफिसर्स में जाना चाहते हैं, आपको NDA पुणे में खड़गवासला में है, उसके लिए NDA के लिए आपको SSB का एग्ज़ाम देना होता है, उसके बाद स्क्रीनिंग टेस्टेस होते हैं, उसके बाद NDA के लिए जा सकते हैं। ये इस दो तरह से कोर्सेस है। सर एक और बात आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप जो भी हमारे देख रहे हैं दर्शक, उनमें कुछ डिसेबल लोग भी हैं, और उन लोगों के लिए जैसे कि वो डिप्रेस हो जाते होंगे, उनके साथ जो हालात गुजरते तो है, मुमकिन कि उनके साथ भी वो डिप्रेस हो जाए, तो उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि डिसेबिलिटी के साथ वो क्या कुछ कर सकते हैं? ये आप ज़रूर हमें बताएं। जी मैम, डिसेबिलिटी मैम हमारे को 2 हाथ दिए 2 पैर दिए, अभी हमारे बहुत से सोल्जर्स के 1 हाथ पैर कट जाते, फिर भी हम लोग काम करते हैं मैम। तो डिसेबल होना ये मतलब नहीं कि 1 पैर नहीं है तो हम डिसेबल हो गए, तो ऐसा नहीं, उसके साथ भी हम हर काम कर सकते हैं। इसलिए कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। डिसेबिलिटी एक अलग विषय है, हमारा जज्बा, हमारी हिम्मत, हमारी ताकत, हमारी विल पावर होनी चाहिए, हम हर चीज़ को फतेह कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं QMTI की तरफ जी। कि आपको QMTI के बारे में कब पता चला, और आपने वहाँ आने के बाद क्या महसूस किया, जो कि आप पहले जो कुछ महसूस करते थे और उसके बाद QMTI में आने के बाद आपकी तरफ देखने का सबका नज़रिया कैसा रहा, और क्या सहयोग आपको मिला आपके परिवार से, QMTI से, इन सब के बारे में हम जानना चाहेंगे। जी, QMTI एक क्वीन मैरी टेक्निकल इंस्टीट्यूट है मैम। ये पहले मुंबई में हुआ करता था,
मुंबई से फिर ये पूना में आया। पूना में भी 1970 के अप्रोक्सीमेट आया, हमारे जन्म से पहले का आया हुआ। उसके बाद मैम हमें मालूम नहीं था कि ये डिसेबल सोल्जर के लिए है। हम सोचते थे ये पैरा हैबिलिटेशन सेंटर है और वो जो हैंडीकैप्ड हो जाते हैं वो लोगों के रहने की एक जगह है। लेकिन इसका क्या हुआ मैम, इनके उस टाइम कर्नल गुप्ता साहब हुआ करते थे, उनका एक सेमिनार हुआ था हमारी यूनिट में, वो लोग गए थे। उन्होंने बताया था कि कोई डिसेबल सोल्जर है, तो वैसे लेटर्स कॉरेस्पॉन्डेंस आते रहते हैं, हर यूनिट को भेजते हैं लोग, लेकिन यूनिट क्या रहती है, हम अपने को स्पेयर करना फिर यहाँ पे छोड़ना। फिर हम तो डिसेबल हो गए थे, तो यूनिट के भी कुछ काम के नहीं थे, हमारी भी कुछ उम्मीद खत्म हो गई थी, चलो कुछ नहीं करना, अभी 15 साल हो ही गया, घर जाएंगे पेंशन मिलेगा। लेकिन फिर QMTI से अटैच हो गए मैम कर्नल गुप्ता के थ्रू। फिर हमारा एडमिशन हुआ यहाँ पे। एडमिशन होने के बाद हमें काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिला। एक कोर्स स्टार्ट किया था इन्होंने, लेटेस्ट हमारे से 1 साल पहले किया था। MBA टाइप का एक डिप्लोमा है 1 ईयर का, कंप्यूटर कोर्सेज भी है, तो मैंने दोनों भी किया मैम। कंप्यूटर कोर्स किया यहाँ पे और फिर MBA डिप्लोमा करा यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी के अंडर। तब हमारे को पता चला हम तो MBA के बराबर है। उतना नॉलेज हमारे को हो गया कि जो MBA का स्टूडेंट है ना, एज इट इज उनसे अच्छे रहे हम लोग। उसके बाद मैम प्लेसमेंट में जब नौकरी ढूंढने का टाइम आया, तो मैं जिस दिन रिटायर हुआ उससे पहले मुझे 3 ऑफर थे मैम। तो QMTI में आने के बाद क्या हो गया मैम, हमारी आंखें खुला कि हमें पता चला हमारे अंदर तो बहुत काबिलियत है, बहुत हमारे अंदर है, लेकिन इन्होंने हमारे को गाइडलाइन दिया कि आप किसी से कम नहीं है। सब यहाँ का एक सिंबल हुआ करता था, ये लगाया हुआ कि आप डिसेबल हो गए, कट गए, फिर वापस सपोर्ट दे करके इन्होंने हमारे को खड़ा किया मैम। QMTI का बहुत बड़ा योगदान है। और पहले नज़रिया, जैसे आपने कहा कि थोड़ा सा डिसेबिलिटी आई थी, उस वक्त का कुछ लोगों का नज़रिया आपके बारे में अलग होगा, और जब से आपने सक्सेस लिया है जी, तो उसके बाद का नज़रिया लगभग अलग होगा। हमारे घर वालों का ही नज़रिया बताता हूँ मैं। वो सोचते थे ठीक है हमारा लड़का फौज में आ गया ना, डिसेबल होके आ गया ना, ठीक है अभी घर में रहो, बस हो गया इतना ही। तो उन्होंने हमारे को डिमोटिवेट किया। रहता है ना, सभी के माँ बाप है, परिवार है, ऐसा रहता है, चलो जैसे भी है आ गया। हमारे कारगिल के टाइम पे बहुत हमारे वहाँ की डेड बॉडीज आती थी, रोज लोग देखते थे, एक आया डेड बॉडी, कल एक आया, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे का कल नंबर ना आ जाए। लेकिन फिर भी हम डिसेबल होकर के गए तो वो बहुत खुश थे कि आप बस यहीं पे रहो। नहीं, फिर हमने QMTI से जुड़े थे, QMTI ने हमारे को बहुत मोटिवेट करा था कि आप अभी बैठने का समय नहीं है, आगे बढ़ने का है। मतलब अपने आप को बहुत अच्छे से आपने स्थापित किया, आपका परिवार, आप। अब तो सब खुश है मैम, परिवार भी चाहता है, अच्छा डिसीजन लिया आपने जी। तो सर चलते चलते अब चाहेंगे कि जो युवा हमारे सुन रहे हैं, सभी एज ग्रुप के बच्चे सुनेंगे, तो उन सबको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम एक फौजी होने के नाते सबसे पहले हम देश के बारे में सोचते हैं। हमारे देश के लिए अगर हमें डिसेबल क्या, हमें अपनी जान पे भी खेलना पड़े तो हम तैयार रहते हैं। तो हमारे बच्चे हैं, इवन मेरी 3री जनरेशन साहब अभी एयरफोर्स में गया है हमारे घर की। तो मैं चाहता हूँ सब ट्राई करें, कोशिश करें, डिफेंस पे बहुत अपॉर्चुनिटी है, आप आइए, देश सेवा करिए। क्यों ना एक जिंदगी में आए हो तो एक देश के लिए थोड़ा कुछ करके जाइए। जिस भी फील्ड में रहो, मैं नहीं बोलता डिफेंस में, जिस भी फील्ड में रहो, अपना देश सबसे पहले, उसके बाद बाकी चीज़ें। बहुत बहुत बढ़िया। तो अब वक्त का तकाजा कहता है कि आपसे इजाज़त ली जाए। और पवन कुमार जी, आप हमारे यहाँ आए, इतनी अच्छी जानकारी आपने दी, आपका जो जज्बा है वो हम सबके सामने प्रस्तुत किया, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। तो श्रोताओं, अब इजाज़त दीजिए सुजाता को। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक जाबाज सिपाही के साथ। जय हिंद। जय हिंद। धन्यवाद मैम, और जज्बा टीम को भी धन्यवाद, आपने हमारे को बुलाया, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद।